नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है प्लुरैलिटी वर्सेस इनइक्वालिटी। प्लुरैलिटी दोस्तों एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है कि किसी सोसाइटी में विभिन्न प्रकार के लोग रह रहे हैं, उनका विभिन्न तरह का रहने का तरीका है। जब इस तरह की सोसाइटी में लोग एक दूसरे के रहने के तरीके, एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं, तो एक तरह की डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी आती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम प्लुरैलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, उसको एम्ब्रेस करते हैं, तो सोसाइटी में डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी आती है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हम इंडिया को ले सकते हैं प्लुरैलिटी का। इंडिया में हम देख सकते हैं कि बहुत तरह के रिलीजन हैं, लैंग्वेजेस हैं, कल्चर हैं, ट्रेडिशन हैं, वैल्यू सिस्टम हैं, और इतने सारे विभिन्नताओं के रहते हुए भी लोग मिलजुल कर रहते हैं। एक्सेप्शन ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो यही इंडिया की प्लुरैलिटी है, इंडिया की डाइवर्सिटी है। और दोस्तों, डाइवर्सिटी या कह लीजिए प्लुरैलिटी एक डिज़ायरेबल कैरेक्टर है किसी भी सोसाइटी का, जो उस सोसाइटी को एक इंक्लूसिवनेस और टॉलरेंस प्रदान करती है। नाउ लेट्स सी इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का सिंपल सा मीनिंग है कि एक सोसाइटी में कुछ लोग ज़्यादा एक्सेस कर पाते हैं रिसोर्सेज को, अपॉर्चुनिटीज़ को और पावर को, और बाकी जो लोग हैं वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के जो मेन कारण हैं वो ये हैं, या तो ऐसे जो जो लोग रिसोर्सेज को, अपॉर्चुनिटी को, पावर को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, या तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके साथ मार्जिनलाइजेशन हो रहा है। और ये डिस्क्रिमिनेशन या मार्जिनलाइजेशन रेस के आधार पर हो सकता है ना, या जेंडर के आधार पर हो सकता है, क्लास के आधार पर हो सकता है, या रिलीजन के आधार पर हो सकता है ना। यानी रेस हम कह सकते हैं कि जैसे अफ्रीका में हमने देखा गांधी के समय में कि इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको उनके साथ इनइक्वालिटी का व्यवहार किया जाता था। जेंडर के आधार पर तो हम सोसाइटी में देख ही सकते हैं कि हमारे रूरल एरियाज़ में या पिछड़े इलाकों में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, शिक्षा को लेके, रोज़गार को लेके, है ना। क्लास में हम देख सकते हैं कि जैसे कुछ एक अमीर क्लास होती है, कुछ एक गरीब होते हैं। तो जो पॉवर्टी में रहने वाले गरीब क्लास हैं वो एक्सेस नहीं कर पाते रिसोर्सेज को, अपॉर्चुनिटीज़ को। रिलीजन के आधार पर भी देख सकते हैं, कुछ ऐसे रिलीजन होते हैं जो माइनॉरिटी रिलीजन होते हैं, और उनके साथ कई बार डिस्क्रिमिनेशन या मार्जिनलाइजेशन का व्यवहार देखने को मिलता है। तो जब हम देखते हैं कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी का व्यवहार हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि कंटिन्यूस वे में एक साइकिल सी बन जाती है डिसएडवांटेज ग्रुप के डेवलप होने की, या सोसाइटी में मार्जिनलाइजेशन होने की। तो ये एक सोसाइटी के लिए एक फ्रूटफुल चीज़ नहीं मानी जाती है इनइक्वालिटी। सो वी शुड अवॉइड द बिहेवियर विच इज़ रिलेटेड टू इनइक्वालिटी। चलिए आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो प्लुरैलिटी और इनइक्वालिटी के डिफरेंस को और ज़्यादा क्लियर कर दें। प्लुरैलिटी का एग्जाम्पल, जैसा मैंने पहले भी बताया कि इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें हम प्लुरैलिटी को देख सकते हैं। इंडिया में बहुत से रिलीजन हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, कस्टम्स हैं, वैल्यू सिस्टम है। और इंडिया के जो लोग हैं इस प्लुरैलिटी को, इसको सेलिब्रेट करते हैं एज डाइवर्सिटी के रूप में। सो वी एज एन इंडियन वी सी आवर प्लुरैलिटी एज अ सोर्स ऑफ प्राइड। अब इनइक्वालिटी कैसे है इंडिया में? डिस्पाइट इंडियाज़ डाइवर्सिटी, देयर आर सर्टेन ग्रुप्स, ऐसे कुछ ग्रुप हैं जो
इनइक्वालिटी फेस करते हैं, सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटीज फेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर, रिसोर्सेज एंड वेरियस अपॉर्चुनिटीज़. फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन सी, हम दलित्स को हम देख सकते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को देख सकते हैं, या शेड्यूल कास्ट्स को देख सकते हैं, या माइनॉरिटीज़ को देख सकते हैं. तो बहुत बार देखा जाता है कि ये सब इन लोगों को डिनाई किया जाता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एजुकेशन एक्सेस करने के से, या हेल्थ केयर एक्सेस करने से, या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक्सेस करने से, या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से. तो ये इस तरह की इनइक्वालिटी आमतौर पर इंडिया में देखने को मिलती है. दूसरा एग्ज़ाम्पल है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स का. ये एक ऐसा देश है जिसकी बहुत ही डाइवर्स पॉपुलेशन है, एंड वी कैन सी पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर लिविंग हियर एंड वर्किंग टुगेदर. अमेरिका में इंडिया से लोग जाते हैं, जापान से लोग जाते हैं, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जगह जगह से आप वहाँ लोगों को देख सकते हैं. तो अमेरिका में इस तरह की डाइवर्सिटी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा देखी जाती है. ठीक है, लेकिन डिस्पाइट इट्स डाइवर्सिटी वी कैन सी सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटीज़ इन इनकम, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर अमंग डिफरेंट रेशियल एंड एथनिक ग्रुप्स. कुछ वहाँ रेशियल और एथनिक ग्रुप्स हैं जिनमें हम देख सकते हैं कि उनके साथ कहीं ना कहीं कई चीज़ों को लेकर, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पावर है, उसके एक्सेस को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, अफ्रीकन अमेरिकन्स या हिस्पैनिक अमेरिकन्स या रेड इंडियंस या वहाँ के जो नेटिव लोग हैं यूएसए के, वो अधिकतर देखे जाते हैं कि वो पॉवर्टी में रह रहे हैं, वो हायर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट अमेरिकन. तो इस तरह की इनइक्वालिटी एक आम चीज़ है जो अमेरिका में देखने को मिलती है. तो हम देख सकते हैं कि प्लुरैलिटी और इनइक्वालिटी दो डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट हैं जो सोसाइटी में कोएग्जिस्ट करते हैं, एक साथ पाए जाते हैं. जहाँ प्लुरैलिटी इंक्लूसिवनेस को, टॉलरेंस को प्रमोट करती है, वहीं दूसरी तरफ इनइक्वालिटी मार्जिनलाइजेशन को, डिस्क्रिमिनेशन को और एक्सक्लूजन को प्रमोट करती है. चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लुरैलिटी की. जो पहला टाइप है वो है कल्चरल प्लुरैलिटी का. दोस्तों, ये दुनिया विभिन्न प्रकार के कल्चर्स और सब कल्चर से मिलकर बनी है, एंड ईच कल्चर एंड सब कल्चर हैज़ इट्स ओन यूनिक वे ऑफ लाइफ, इट्स ए यूनिक वे ऑफ बिलीफ सिस्टम, कस्टम, ट्रेडिशंस, वैल्यू सिस्टम, सबका अलग अलग है. इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में हमें हिंदू कल्चर, मुस्लिम कल्चर, ईसाई कल्चर, जैन कल्चर, ये सारे कल्चर देखने को मिलते हैं, और भी कई विभिन्न प्रकार के. अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो दुनिया में अमेरिकन कल्चर है, फिर उसके और सब कल्चर्स देखे जाते हैं, है ना. जापानीज़ कल्चर है, चाइनीज़ कल्चर है, जर्मन कल्चर है, चाइनीज़ कल्चर है, और उनके अलग अलग सब कल्चर्स हैं. तो जब कोई सोसाइटी अपने कल्चरल प्लुरैलिटी को एम्ब्रेस करती है, रिस्पेक्ट करती है, तो देखा जाता है कि वो एक हारमोनियस और टॉलरेंट सोसाइटी बनकर उभर कर सामने आती है. तो ये ज़रूरी है कि हम लोग कल्चरल प्लुरैलिटी को सपोर्ट करें, एम्ब्रेस करें, बढ़ावा दें. नेक्स्ट टाइप है पॉलिटिकल प्लुरलिज्म का. पॉलिटिकल प्लुरलिज्म बेसिकली एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में पाया जाता है. इस तरह की डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हमें देखने को मिलती हैं मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़, वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स और सिविल सोसाइटी. और इस तरह की सोसाइटी में, या इस तरह की ऐसी सोसाइटी जो पॉलिटिकल प्लुरलिज्म को अपनाती है,
एम्ब्रेस करती है, वहाँ पे सभी ग्रुप्स को ये आज़ादी होती है कि वो अपना ओपिनियन दें, वो अपने इंटरेस्ट को सामने रखें और पॉलिसी डिसीजन में अपना रोल अदा कर पाएँ। तो जब किसी सोसाइटी में पॉलिटिकल प्लुरलिज्म एम्ब्रेस किया जाता है, उसे बढ़ावा दिया जाता है, तो ये सुनिश्चित होता है कि किसी एक व्यक्ति या किसी एक ग्रुप की मोनोपोली न रह जाए पॉलिटिकल पावर पर। ठीक है। दूसरा जो टाइप है, या तीसरा टाइप है रिलीजियस प्लुरैलिटी का। रिलीजियस प्लुरैलिटी का सिंपल सा अर्थ है कि किसी सोसाइटी में विभिन्न तरह के रिलीजन्स का कोएग्जिस्टेंस पाया जाना। ठीक है। जब किसी, जैसे इंडियन सोसाइटी को हम ले सकते हैं, इंडियन सोसाइटी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सारे रिलीजन देखे जाते हैं। तो एक रिलीजियस प्लूरल सोसाइटी वो सोसाइटी मानी जाएगी जहाँ डिफरेंट रिलीजन कोएग्जिस्ट करते हैं पीसफुली। ठीक है। तो किसी भी रिलीजियस प्लूरल सोसाइटी में रहने वाले लोग पीसफुल तरीके से, निर्भय तरीके से अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, अपने रिलीजियस वैल्यूज़ को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, उनका पालन कर पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों लिंग्विस्टिक प्लुरैलिटी। ये दुनिया एक घर है हज़ारों भाषाओं का। यहाँ हज़ारों प्रकार की भाषाएं, उपभाषाएं और डायलेक्ट्स बोली जाती हैं। और जब किसी सोसाइटी में लिंग्विस्टिक प्लुरैलिटी पाई जाती है तो एक नया कॉन्सेप्ट वहाँ देखने को मिलता है, उसको हम कहते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म। और जब मल्टीलिंगुअलिज्म किसी सोसाइटी में देखा जाता है तो वहाँ पर रहने वाले लोग विभिन्न भाषाओं को एनकरेज करते हैं, उनको सीखते हैं, उनका सम्मान करते हैं और विभिन्न दूसरी भाषाओं को अप्रिशिएट करते हैं। तो ये था हमारा लिंग्विस्टिक प्लुरैलिटी। नेक्स्ट है जेंडर प्लुरैलिटी। जेंडर प्लुरैलिटी का अर्थ है कि किसी सोसाइटी में मल्टीपल जेंडर्स का पाया जाना। और जब हम मल्टीपल जेंडर्स की बात करते हैं तो हम सिर्फ मेल और फीमेल जेंडर की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा ये कहने का मतलब है कि उस सोसाइटी में मेल फीमेल के अतिरिक्त, यानी जो LGBTQ ये जेंडर हैं, इनका भी पूरा इंक्लूज़न होता है, इनका भी पूरा एक्सेप्टेंस होता है, इनको भी पूरा सम्मान दिया जाता है। LGBTQ पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एल से अर्थ है आपका लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वेर, और कुछ और प्लस, यानी कुछ और 2-4 टाइप हैं। इसे हम एक सेपरेट वीडियो में बाद में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी को। जो पहला टाइप है इनइक्वालिटी का वो है जेंडर इनइक्वालिटी। समाज में बेसिकली 2 तरह के जेंडर पाए जाते हैं, एक मैन और दूसरा वुमेन। भारत में और पूरे विश्व में अधिकतर ये देखा जाता है कि जो वुमेन होती हैं उनको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है कई एरियाज़ में अपने पूरे जीवन काल में। चाहे वो एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो, पॉलिसी डिसीजन हो, हर जगह उनकी एक्सेसिबिलिटी को रोका जाता है। उदाहरण के लिए कई देशों में, भारत भी उनमें से एक है, वुमेन को मेन से एक ही तरह के काम के लिए कम पैसा दिया जाता है, कम सैलरी दी जाती है। साथ ही साथ जॉब मार्केट में वुमेन के लिए उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं जितनी एक मेन के लिए होती हैं। तो ये एक तरह की जेंडर इनइक्वालिटी है जो देखी जाती है समाज में, दुनिया में। दूसरा टाइप है रेशियल इनइक्वालिटी का। रेशियल इनइक्वालिटी से मतलब है रेस के आधार पर भेदभाव होना, रेस के आधार पर लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन ना लेने देना, उन्हें हाउसिंग फैसिलिटी से वंचित करना, मेडिकल सुविधाओं से वंचित करना। जैसे कि हम जानते हैं गांधी जी के समय में
साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था, जो इंडियंस थे उनको उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। वहाँ के जो ब्लैक्स थे साउथ अफ्रीका के, इंडियंस को भी उन्हीं की तरह माना जाता था। तो वाइट लोगों द्वारा इंडियंस के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, चाहे वो नौकरी के लिए हो, पब्लिक प्रॉपर्टी के यूज़ के लिए हो। और ऐसा नहीं है कि अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दुनिया में ख़त्म हो गया है, रेशियल इनइक्वालिटी ख़त्म हो गई, नहीं, अभी भी देखी जाती है। बहुधा हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इंडियन स्टूडेंट्स के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, अमेरिका में होता है, कनाडा में होता है। तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल इनइक्वालिटी आज भी किसी न किसी रूप में दुनिया में वर्ल्ड वाइड देखी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों इनकम इनइक्वालिटी। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर होता है कि ये इनइक्वालिटी इनकम के आधार पर जनरेट होती है और समाज को रिच और पुअर दो क्लासेस में बांट देती है। और जब समाज में दो क्लासेस रिच और पुअर के आधार पर बन जाती हैं, तो जो रिच होते हैं वो आसानी से एजुकेशन, हेल्थ केयर और दूसरे रिसोर्सेज को यूज़ कर पाते हैं, और जो पुअर होते हैं वो इस तरह के रिसोर्सेज को, एजुकेशन को, हेल्थ केयर को, मेडिकल सुविधाओं को और दूसरे रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाते, या उन तक उनकी पहुंच नहीं बन पाती। दूसरा है एजुकेशनल इनइक्वालिटी। एजुकेशनल इनइक्वालिटी का बेसिक मीनिंग यही है कि अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। ये एक इंडिविजुअल को डिनाई करता है कि वो एक अच्छी एजुकेशन तक पहुंच पाए। और एजुकेशनल इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है इनकम इनइक्वालिटी से, बिकॉज इफ़ योर फैमिली इज़ पुअर then it's quite sure that they wouldn't able to send you to a good school, or they may send you to work, they may send you to the labor market। हाँ, जिससे कि हो सकता है जो बच्चा जिसे पढ़ना चाहिए वो क्या बन जाता है, चाइल्ड लेबर बन जाता है। तो इस तरह एजुकेशनल इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। एजुकेशनल इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी से भी जुड़ी हुई है। जैसे वुमेंस को या लड़कियों को विशेषकर रूरल एरियाज़ में या रिमोट एरियाज़ में स्कूलों में दाखिल नहीं कराया जाता, उनको वही घरों के काम इत्यादि में लगाया जाता है। तो जिससे क्या जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पाती हैं। तो ये इस तरह एजुकेशनल इनइक्वालिटी पूरी दुनिया में देखी जाती है, और ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है इनकम इनइक्वालिटी से और जेंडर इनइक्वालिटी से। तो इसे कहीं ना कहीं हमें जोड़कर समझना होगा, जोड़कर इसकी परख करनी होगी। नेक्स्ट है दोस्तों डिसेबिलिटी इनइक्वालिटी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है इनइक्वालिटी का। समाज में नॉर्मल लोगों के साथ साथ हमें डिसेबल लोग भी देखने को मिलते हैं, या मैं तो इनको स्पेशली एबल्ड कहता हूँ डिसेबल्ड की जगह। ये लोग कई तरह के, जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं, वो ये कई तरह के मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। जैसे अनइक्वल ट्रीटमेंट इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, लाइक एजुकेशन से रिलेटेड। जैसे उन्हें नॉर्मल बच्चों के स्कूलों में दाखिल नहीं किया जाता। जैसे कोई ब्लाइंड बच्चा है तो उसको सरलता से किसी नॉर्मल स्कूल या कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सरलता से उन्हें कोई भी जॉब नहीं देता। हाँ, कई पब्लिक स्पेसेस को वो एक्सेस नहीं कर पाते। पब्लिक स्पेसेस में प्रॉपर रैंप्स नहीं होते हैं, व्हील चेयर्स नहीं होते हैं, बिल्डिंग्स जो होती हैं उनका जो आर्किटेक्चर होता है वो डिसेबल फ्रेंडली नहीं होता है। तो जब ऐसी स्थितियां आती हैं किसी स्पेशली एबल्ड बच्चे के सामने या व्यक्ति के सामने, तो वो और लोगों को के बनिस्बत अपने को अनइक्वल महसूस करता है समाज में। तो इस तरह समाज में एक डिसेबिलिटी इनइक्वालिटी का माहौल पैदा होता है। तो कहीं ना कहीं हमें इसे दूर करना का प्रयत्न करना होगा।
तो फाइनली दोस्तों, इट्स वेरी क्रूशियल टू आइडेंटिफाई द रूट कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी इन आवर सोसाइटी। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन रूट कॉजेज़ को दूर करने के लिए सोर्सेज ढूंढें, उनको एड्रेस करें। बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है, कम्युनिटी इंगेजमेंट है, कम्युनिटी अवेयरनेस है, सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, और भी कई तरीके हो सकते हैं। इन सभी तरीकों का इस्तेमाल करते हुए हम एक इक्विटेबल सोसाइटी को का निर्माण कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी समाज की डाइवर्सिटी को, प्लुरैलिटी को अप्रिशिएट करें, एम्ब्रेस करें, और हर तरह की इनइक्वालिटी को दूर करने का पूरे यत्न से, पूरे मेहनत से प्रयास कर रहे हैं, ताकि एक बेटर और मोर हारमोनियस सोसाइटी का निर्माण, दुनिया का निर्माण हो सके। तो आशा है दोस्तों, आपको इनइक्वालिटी और प्लुरैलिटी का अर्थ पूरी गहनता से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। मिलता हूँ एक नई कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।